इस वीडियो में हम लोग 7th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे और फिर हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो जो बेसिक चीज़ें हमने 6th क्लास में सीखी थी उसमें से कुछ चीज़ें होती थी जैसे लाइन सेगमेंट, पॉइंट्स और एक लाइन। तो लाइन सेगमेंट अगर मैं बनाना चाहूँ तो लाइन सेगमेंट जिसमें आप देखते थे एरो नहीं होती थी, एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड हो जाती थी, दैट इज़ लाइन सेगमेंट। और जो भी इसके जिस पॉइंट पे एंड हो, जिस भी लाइन, जब लाइन सेगमेंट जिस भी प्लेस पे एंड हो रही है तो उसे हम पॉइंट्स कहते थे। और एक लाइन जिसमें एरो डली हुई होती है, आप इस तरीके से देखते हो ना, इसका मतलब है कि ये कभी भी एंड नहीं होगी। लाइन सेगमेंट ऐसे शुरू होती थी, ऐसे ख़त्म, इसका मतलब होता था कि ये एंड है, ख़त्म है, ठीक है ना। ऐसे ही एक रे भी होती थी जो एक तरफ से आप एरो देखते थे और एक तरफ से आप एंड देखते थे, है ना। तो यहाँ क्या है, इसमें ये हम समझ रहे हैं कि यहाँ से ये एंड है, इसके आगे और एक्सपैंड नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ से ये एक्सपैंड होएगी, ठीक है ना। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ थी जो हम 6th क्लास में पढ़ते थे। इसके बाद हमने एंगल समझे थे, तो हम एक ट्रायंगल देखते हैं अपनी एनसीईआरटी से ही, जिसमें हम एंगल समझे। तो जब दो रे एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलती है ना, ऐसे दो रे इस तरीके से, तो उनके बीच में एक एंगल क्रिएट हो जाता है इस तरीके से, है ना। तो जैसे भी कोई दो लाइन हुई मान लो, है ना, तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके गई, तो ये दो लाइन है, रे है, तो इस कॉमन पॉइंट से जो दो लाइन निकली है तो उनके बीच में जो चीज़ क्रिएट हुई है दैट इज़ एंगल, ठीक है ना। तो ये एंगल भी हमें क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ से कुछ चीज़ें अच्छी शुरू होती हैं 7th क्लास के लिए जो हमें समझनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें टॉपिक दिया है कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले जो हमें टॉपिक दिया है दैट इज़ कम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसी के साथ हम सप्लीमेंट्री एंगल, जो इसके अगला टॉपिक होगा वो भी हम समझ लेंगे। सो दैट इज़ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम समझते हैं। बोलता है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बोलता है जब द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स, जब हम किसी दो एंगल, मान लो एक एंगल है, ठीक है ना, ऐसा एक एंगल है और यहाँ पर एक एंगल और है, तो इन दोनों एंगलों को अगर हम इन दोनों एंगलों को ऐड करें, तो इन दोनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे और उसका सम 90 डिग्री आता है, दैट इज़ कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है। तो जैसे कि मान लो एक एंगल 30 डिग्री हुआ और दूसरा 60 डिग्री हुआ, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे सो द सम इज़ 90 डिग्री, सो दैट इज़ दे बोथ आर द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है। और जैसे मान लो एक एंगल हुआ मान लो 35 डिग्री और एक हो गया 75 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो दैट विल बी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, सो इट विल नॉट बी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सिंपल सी चीज़ है कम्प्लीमेंट्री एंगल, किन्हीं भी दो एंगलों का सम अगर हम करें तो दैट इज़ कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये हमारी 7th क्लास का पहला टॉपिक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है। तो इसके बाद अगर हम एक होता है कम्प्लीमेंट भी किसे कहते हैं, तो ये कम्प्लीमेंट टॉपिक दे रखा है। तो बोलता है वेन एवर टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री, तो बोलता है जब कोई दो एंगल, मान लो ये दो एंगल, अगर दो एंगल कम्प्लीमेंट्री हैं तो हर एक एंगल जो है वो कहलाता है कम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल। दूसरे एंगल का क्या कहलाता है, कम्प्लीमेंट। क्लियर है। तो ये एक स्टेटमेंट सी है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमें समझना है दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री एंगल, इसको समझते हैं। ये भी बहुत ईजी है, अगर आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आया तो सप्लीमेंट्री एंगल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोलता है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब अगर हम दो एंगलों का सम करें और वो 180 डिग्री आए, स्ट्रेट एंगल आए, तो वो हो जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना। और वही सेम चीज़ होगी, ये एंगल इसका क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट, ठीक है ना। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। तो नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। ये भी बहुत इजी है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है ना। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी पड़ोसी, है ना। जैसे समझते हैं, तो मान लो मैंने एक मैं समझाता हूँ, जैसे मैंने एक एंगल बनाया और ये कुछ भी है, इसके बीच में मैंने ये दो रे होंगी, इसके बीच में मैंने एक और रे निकाल दी, तो मैं कह सकता हूँ आपको दो एंगल यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला एंगल
और एक ये वाला एंगल, है ना, ये कुछ भी है जो भी है हमें नहीं पता। तो ये दोनों एंगल हमें पड़ोसी पड़ोसी क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इन दोनों एंगलों को हम कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल। और भी थोड़े इसके एग्जांपल दे रखे हैं जिससे हम समझ सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ध्यान से देखना, ये एक रे है, तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होगा, यहाँ पर एंगल तो क्रिएट करने आप समझ रहे होगे ना, ये एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ये एक एंगल क्रिएट हो रहा है। देखो पड़ोसी है कि नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी एंगल। तो एडजेसेंट एंगल एक तरीके से आप कह सकते हो पड़ोसी पड़ोसी एंगल, ठीक है ना। इसके बाद में कुछ यहाँ पर आपको चीज़ें दी गई हैं जिसमें कहता है कि इनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी जो सिंपल सी चीज़ें ऐसे ही समझ में आ रहा है, ठीक है ना। नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ अ कॉमन आर्म, ठीक है ना। तो वो सिंपल सी चीज़ है। एडजेसेंट एंगल हम समझ सकते हैं पड़ोसी पड़ोसी एंगल, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना। आपको देख के लग जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, ध्यान से देखना आप, मैं आपसे पूछता हूँ ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। मैं आपसे पूछता हूँ क्या एंगल 1 एंगल 3 का पड़ोसी है? बिल्कुल नहीं है। क्या एंगल 2 एंगल 3 का पड़ोसी है? बिल्कुल है। क्या एंगल 1 एंगल 2 का पड़ोसी? बिल्कुल है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर एनसीईआरटी में ये एक डायग्राम कुछ इस तरीके से बना के दिया आपको, ये दो एंगल बने, तो ये बताओ ये दोनों एंगल एडजेसेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये बिल्कुल सेम सिंपल सी चीज़ है, इसको समझना आपको आ गया होगा ईजी। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी पड़ोसी एंगल, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूँ, ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। तो इसके बाद एक नई टर्म जुड़ के आती है 7th क्लास के लिए, दैट इज़ लीनियर पेयर। इसे अच्छे से समझ लेना इन सारे टॉपिक्स को, वरना ये क्या है ना, आप बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो बड़ी बड़ी क्लासों के लिए। बड़ी बड़ी क्लासों में आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखोगे इन्हीं चीज़ों से। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो फिर डिफ़िकल्टीज़ होंगी वहाँ पर, ठीक है ना। तो अब लीनियर पेयर को समझते हैं, बहुत ही अच्छे से समझना, ठीक है ना। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। मैं कहता हूँ स्ट्रेट एंगल बना के दिखाओ ज़रा। तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो, मतलब डी का यूज़ करके भी आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो। द एंगल हु इज़ 180 डिग्री इज़ अ स्ट्रेट एंगल। मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से देखना अच्छे से। मैंने कहा ये स्ट्रेट एंगल था, मैंने इनके बीच में एक रेस ही बना दी है और मैंने कहा दैट इज़ 120 डिग्री। सो आप बता सकते हो ये कितना होगा। तो आप बोलोगे भैया टोटल सम वॉज 180 डिग्री एंड इतना एंगल जो है मैंने देखा 120 डिग्री, तो इतना एंगल क्या होगा 60 डिग्री। दैट इज़ ऑल अबाउट लीनियर पेयर, ठीक है ना। लीनियर पेयर एक लाइन है, उस लाइन पे आप देखोगे ये एक लाइन है, इस लाइन पे कितनी भी ये लाइनें आ जाए, इसे कितने भी हिस्सों में बांट दे, ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं 180 डिग्री। तो आपको ये चीज़ समझनी, दैट इज़ लीनियर पेयर, नथिंग एल्स, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये आपका लीनियर पेयर है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं समझना, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। मैं और बना देता हूँ, मान लो ध्यान से देखना, इस तरीके से ध्यान से देखो, ये एंगल, ये एक एंगल बना, ये एक एंगल बना, ये तीनों क्या बना रहे, एक स्ट्रेट एंगल बना रहे। तो इन तीनों एंगलों को अगर हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, लीनियर पेयर 180 डिग्री, है ना। अब ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसे एंगल बना रहा हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ, मैं पूछा कि बताओ ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, क्या इन सबको जोड़ के स्ट्रेट एंगल बन सकता, लीनियर पेयर है ये? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं जहां आप ये देख सको कि 180 डिग्री एंगल उनके बीच में पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। यहाँ कैसे आप देख सकते हो, अगर ये स्ट्रेट होती है, थोड़ी सी मेरे से गलत बन गई, अगर अभी स्ट्रेट होती तो हम हाँ अब कह सकते हैं हम कि एंगल 2 3 4 जो है वो लीनियर पेयर है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल सिंपल से समझ में आ गया होगा लीनियर पेयर हम किसे कहते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको भी समझ लेते हैं। मुझे उम्मीद है चीज़ें बहुत इजी लग रही होंगी और ईजिली समझ में आ रही होंगी। दैट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत ईजी है। जब दो लाइन एक दूसरे को काट के जाए तो ध्यान से देखना, इंटरसेक्ट कर गई, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे आर वर्टिकली अपोजिट, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो याद रखना है आपने, दे आर ऑलवेज इक्वल व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना। बस सिंपल सी चीज़, वर्टिकली अपोजिट। जैसे कि कुछ ये लाइन इस तरीके से काट गई, दिस एंगल विल आल्सो टू इक्वल टू दिस एंगल विल आल्सो इक्वल टू दिस एंगल, बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। समझ में आया। देखो बोला भी है व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल। तो
यहाँ तक मुझे लगता है बेसिक आपको सारा समझ में आ गया होगा, और फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले इतना ही बेसिक दिया है। अब हम लोग चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.1 पर। तो एक्सरसाइज 5.1 में आपको स्टार्ट करा रहा हूँ, बहुत ईजी है, चीज़ें बहुत ईजिली आपको समझ में आएंगी, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा अगर अभी तक का आपको कंसेप्ट आसानी से आराम से समझ में आया है तो, ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मैं एक्सरसाइज 5.1 का आपको करा रहा हूँ, जिसमें आपको कहता है फाइंड द कंप्लीमेंट। देखो कंप्लीमेंट्री नहीं बोला, ठीक है ना, इसलिए मैंने कंप्लीमेंट टर्म को समझा दिया था। बोलता है आपको कुछ एंगल्स दिए गए, कुछ पार्ट्स में कुछ फॉलोइंग्स एंगल्स दिए गए, तो इनका आपको कंप्लीमेंट बताना है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं तो यहाँ पर एक मुझे 20 डिग्री एंगल बना के दे रखा है, बोलता है इसका कंप्लीमेंट बताओ। तो आपको क्या करना है, ठीक है ना, आपको कंप्लीमेंट निकालना है ना, पहले आप वो स्टेटमेंट लिख देना। क्या, एक क्वेश्चन में लिखवा देता हूँ, बाकी सब में स्टेटमेंट आप सेम लिखना। 2 एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री, ठीक है ना, इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ पता है कि जब दो एंगलों का सम 90 डिग्री है तो उन दोनों एंगलों को हम कंप्लीमेंट्री कहते हैं। और यहाँ पे आपको इसका कंप्लीमेंट निकालने के लिए बोला है, तो आपको गिवन एंगल जो है दैट इज़ 20 डिग्री। तो आपने क्या करना है, जो आपको कंप्लीमेंट्री निकालना ना, उसे आप क्या करना, उसे आप x मान लेना, ठीक है ना। तो आप क्या बोलना, लेट द कंप्लीमेंट एंगल बी x, उसे हम क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। तो हमें यह पता है कि हमें इसका क्या निकालना है, कंप्लीमेंट, मतलब इसका हमें कंप्लीमेंट निकालना। अच्छा मुझे बताओ, जो भी इसका कंप्लीमेंट होगा, जैसे हमने कंप्लीमेंट्री में समझा, एक एंगल हमने 30 समझा, तो मैं पूछता हूँ आपसे कि बताओ एक एंगल अगर 30 है तो कंप्लीमेंट दूसरा उसका बनना चाहिए, तो दूसरा एंगल क्या होगा, आप बोलोगे जल्दी से भैया 90 माइनस 30 60 डिग्री। तो सेम यहीं पर भी यही करना है, ठीक है ना। तो आप ये स्टेटमेंट चाहो तो बिना लिखे भी डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कंप्लीमेंट एंगल ऑफ 20 डिग्री इज 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। 90 में से अगर मैं 20 हटा दूंगा, क्योंकि दो एंगलों को जोड़ के, उन दो एंगलों को जोड़ के 90 बनना चाहिए, एक 20 दे रखा है, तो 20 को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा ना दूसरा है। मैंने कहा आपके पास 2 टॉफ़ी हैं, आपके दूसरे दोस्त के पास पता नहीं कितनी है, लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो 7 टॉफ़ी हो जाएंगी। तो आप बताओ आपके दोस्त के पास कितनी है। तो ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो बिल्कुल बेसिक यहाँ पर 2 मिनट में आंसर दे सकते हो 70 डिग्री। अब फॉर्मेलिटीज़ करनी है तो ये स्टेटमेंट लिख के भी कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे x माना, तो x प्लस आपको पता है कि अगर मैं x जो मैंने कंप्लीमेंट इसका माना है उसे मैं जोड़ूंगा तो 90 डिग्री आएगा, और 20 प्लस का इक्वल के उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री विल बी 70 डिग्री। सो द कंप्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री विल बी 70 डिग्री। अदरवाइज सिंपल है, कंप्लीमेंट एंगल ऑफ 20 डिग्री इज 70 डिग्री, बिल्कुल सिंपल। ऐसे हम जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, अगले में भी आप यही देखना, ठीक है ना। कंप्लीमेंट 63 डिग्री का एंगल का कंप्लीमेंट बताना है, तो 90 माइनस 63 कितना हो जाएगा, 27 डिग्री। सो द कंप्लीमेंट एंगल ऑफ 63 इज 27 डिग्री। वेरी सिंपल। थर्ड पार्ट, कंप्लीमेंट एंगल ऑफ 57 निकालना है, तो 90 माइनस 57 विल बी 33। सो द कंप्लीमेंट एंगल ऑफ 57 इज 33। पूरी स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवा दी, सब में यही स्टेटमेंट लगा देना आप। क्लियर है ना। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, समझ में आ गया सबको। चलो आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, कहता है फाइंड द सप्लीमेंट। अरे भैया ये तो पड़ोसी का दोस्त ही निकला। पिछले में कंप्लीमेंट बोला, इसमें सप्लीमेंट। एक एंगल दिया होगा, मान लो 105। अगर मैं इसमें कुछ भी जोड़ूं, क्योंकि वो बोला है इसका सप्लीमेंट है, यानी कि इसको मैं कुछ भी जोड़ूं तो वो क्या बनना चाहिए, 180, क्योंकि वो उसका सप्लीमेंट है ना। यानी कि अगर मैं 180 में से उस 105 को माइनस कर दूं तो पता नहीं चल जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, सप्लीमेंट। तो बोल देना सप्लीमेंट एंगल ऑफ किसका, 105 डिग्री का,
क्या करेंगे, 180 में से 105 को माइनस करेंगे, सो इट विल बी 75 डिग्री। वेरी सिंपल, ठीक है ना। अगले में क्या कर दोगे, सप्लीमेंट निकालना है, 180 में से उस 87 को माइनस कर दो, 93 डिग्री सप्लीमेंट एंगल आ गया उसका, ठीक है ना। अगले में क्या करेंगे, 154 डिग्री दे रखा है, 180 माइनस 154 डिग्री, सो 26 डिग्री, सो द सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री इज 26 डिग्री। क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। आपको बोलता है कि हमने यहाँ कुछ जोड़े दिए हैं, वो कुछ पेयर्स दिए हैं, उन पेयर्स को आपको चेक करना है कि वो कंप्लीमेंट है कब सप्लीमेंट है। बहुत आसान है, अगर वो पेयर्स को हम ऐड करें और वो 90 डिग्री आए तो वो कंप्लीमेंट्री होंगे, अगर उन पेयर्स को हम ऐड करें और 180 डिग्री आए तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। वेरी सिंपल, ठीक है ना। चलो देखते हैं, 65 डिग्री फर्स्ट और दूसरा 115 डिग्री, ज़रा इन एंगल्स को ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इन एंगल्स को ऐड करें, 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री आया और 180 डिग्री आया तो क्या हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। तो आप बोलना सम ऑफ टू एंगल्स, कौन कौन से, 65 एंड 115 इज 180 डिग्री, सो these angles are supplementary angles, supplementary angles। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। क्लियर है, बहुत ही ईजी था, समझ में आया। ऐसे ही सारे चेक करते हैं। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ। देखो ऐसे ऐसे करना है आपको, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है ना। यहाँ चाहो तो बोल देना आप द पेयर ऑफ द एंगल्स आर 65 एंड 115, फिर उन्हें ऐड कर देना, 180 डिग्री है तो सम ऑफ दो एंगल्स का जो है इन दोनों का 180 डिग्री आया तो 180 डिग्री आया तो हम सप्लीमेंट्री कहेंगे, अगर 90 आ जाएगा तो कंप्लीमेंट कहेंगे। चलो अगला देखते हैं क्या बात है। नेक्स्ट में आपको दिया है 63 27 डिग्री, 63 डिग्री 27। अगर मैं इन्हें ऐसे ही जोड़ लूँ, चेक करूँ, देखो बहुत रफ काम कर रहा हूँ मैं, इतना ऐसे नहीं करना आपको। थोड़ा प्रेजेंटेशन, हर क्वेश्चन के पहले पार्ट में प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और बाकी क्वेश्चनों में आप वही प्रेजेंटेशन को कॉपी करना है आपने, ठीक है ना। तो 63 एंड 27 90 डिग्री होता है तो हमें पता ही है। तो ये दोनों एंगलों का सम क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ कंप लिख के छोड़ रहा हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट 112 डिग्री और 68। अरे देखो एक चीज़, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पहला ही एंगल 112 है, पहला ही 90 से बड़ा है, तो क्या होने वाले हैं ये, सप्लीमेंट्री। तो देखो थोड़ा सा आप सोच के भी ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं उन्हें मतलब पूरा प्रेजेंटेशन दो, मतलब सोच सकते हो, प्रेजेंटेशन तो खैर देनी पड़ेगी। 112 प्लस 68 इज़ 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट 130, देखो 130 देख के ही पता चल गया भाई ये तो कंप्लीमेंट्री के दोनों एंगलों के सम से ही बड़ा है, ठीक है ना। ये अकेला ही कंप्लीमेंट्री से ज़्यादा बड़ा है, तो देख के पता चल रहा है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। उसके बाद 45 डिग्री दिया है, ये तो देखो 45 90 तो क्या हो गए, कंप्लीमेंट। समझ में आया। तो देखो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके बाद 80 और 10 है, 90 हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ ख़त्म, समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। अब ये अगला मस्त क्वेश्चन है। देखो वैसे तो हम इस पार्ट को भी करें बिल्कुल सेम, जस्ट अगले क्वेश्चन में वही है, लेकिन लैंग्वेज अच्छी है तो मैं तरीके से थोड़ा सा करके दे देते हैं। ज़रा कैसे दे सकते हैं। अब एक चीज़ समझनी है आपको, मैं इस क्वेश्चन को ज़रा लिख देता हूँ। बोलता है फाइंड द एंगल्स विच इज़ इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। मतलब क्या है समझते हैं। बोलता है एक ऐसा एंगल बताओ जिसका कंप्लीमेंट भी वही एंगल हो। मतलब अच्छा, कंप्लीमेंट की बात करिए, इसका मतलब कोई दो एंगल होंगे जिनको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। कहता है जो पहला एंगल है वही एंगल उसका दूसरा होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ 20 माना है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 20। अगर यहाँ मैंने 40 माना है तो उसका कंप्लीमेंट भी क्या होना चाहिए। लेकिन ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा ना आपको जिनको जोड़ के 90 आएगा, क्योंकि 40 तो 80 हो जाते हैं। तो देखो अब आपके मन में आ गया होगा, अरे भैया 45 बिल्कुल ईजी। लेकिन ऐसे लिख थोड़ी ना सकते हो आप, आपको थोड़ा कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। तो एक तो आप वैसे डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। आप सोच सकते हो वो नंबर, तो आप बोल सकते हो द एंगल, ठीक है ना, द एंगल इज़ 45 डिग्री which is
इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट लिख देनी है आपने, उसके बाद दिखाना है कि 45 डिग्री है, दोनों 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करके दिखाना है तो समझते हैं उसे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ आपको इतना तो पता है कि दोनों कम्प्लीमेंट जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल है ना। एक को अगर मैं x मान लूँगा तो एक चीज़ खुद सोचो, जो ये है वही ये होने वाला है, तो ये भी ज़रा क्या हो जाएगा बताओगे आप? बोलोगे भी ये भी तो x ही होगा। तो आप अज्यूम कर लेना, लेट अस अज्यूम दैट द एंगल इज x, और फिर आप कह सकते हो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये लिखने से पहले आप एक स्टेटमेंट दे देना, द एंगल ऑफ द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ सप्लीमेंट्री इज 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। तो अब मुझे पता है x और x को जोड़ूंगा 90। अरे x और x कितने x? आप बोलोगे भैया 2x इज इक्वल टू 90, x और x 2x है ना। 2 और x अगर हम देखें तो ये न्यूमेरिकल है और ये एक्चुअली कोएफिशिएंट है और ये वेरिएबल है, ये दोनों आपस में एक साथ है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। अगर मैं 2 को इक्वल के उस तरफ भेज दूं तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाता है? डिवाइड। तो x इज इक्वल टू यहीं रहेगा 90/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और x को अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर इज 45। सो द वैल्यू ऑफ x इज 45 डिग्री। सो द एंगल is 45 degree which is equal to its complement that is also 45 degree, and the sum of the two angles 45 and 45 will be 90 degree which is complementary angle। क्लियर है? चलो अगला है बिल्कुल सेम, बोलता है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट इट्स सप्लीमेंट। तो फिर ऐसे ही करना है, आपने क्या करना है? लेट अस अज्यूम दैट द एंगल इज x। देखो पूरी ऊपर की स्टेटमेंट है, फिर क्या करना आपको पता, अब वो स्टेटमेंट लिख देना वही कि the sum of two angle is 180 डिग्री, बिकॉज हमें सप्लीमेंट बताना है ना, सप्लीमेंट बताना है तो सप्लीमेंट तो 180 डिग्री होते हैं दोनों एंगलों के सम। तो एक आपने x माना है तो दूसरा भी क्या होगा? x, दैट इज इक्वल टू, बस कुछ नहीं करना, सारी चीज़ सेम है, 90 की जगह 180। x और x कितने? x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 90 डिग्री। सो the required angle is 90 degree which is also similar to its supplement, है ना। बहुत सिंपल है। चलो तो यहाँ हमारे 5 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं बिल्कुल बेसिक से। इसके बाद हम आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पर तो 6th क्वेश्चन हम समझते हैं। 6th क्वेश्चन में आपको एक फिगर सी दे रखी है, तो इसमें थोड़ा सा मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ रफली, ठीक है ना। इसे 2 बोला गया है और इसे 1 बोला गया। आपको कहता है इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। आपको कहता है कि एंगल 1, ये एंगल 1 है, और जो एंगल 2 है वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब मैं अगर एंगल 1 को एंगल 2 से जोड़ूंगा तो वो क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे। ये तो हम समझ ही गए, है ना। बोलता है इफ़ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, मान लो एंगल 1 को अगर हम कम कर दें, डिक्रीज करते, अच्छा जरा मैं करवाता हूँ आपसे। मान लो ये 50 डिग्री था, अब ये 48 हो जाएगा, तो कम होगा तो ये वाला जो इसका पूरा पोर्शन है ये कम होगा कि नहीं होगा? तो मान लो इतना डिक्रीज़ हुआ, इतना हो गया, एक रफ फिगर बना के आपको समझा रहा हूँ, मान लो इतना हो गया, तो एंगल 2 क्या हुआ होगा? एंगल 2 बढ़ गया होगा। अगर एंगल 1 कम कर रहे हो तो एंगल 2 तो, क्योंकि उसका एरिया बढ़ रहा है उसका एरिया कम हो रहा है। चलो इतना तुम समझ गए। एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन एंगल 2। बोलता है क्या एंगल 2 में होगा कि दोनों एंगल अभी भी सप्लीमेंट्री ही रहें। बोलता है अगर हम एंगल 1 घटा दें, देखो बात ऐसी है, ये एक दीवार है मान लो, और ये इतना एरिया और इतना एरिया कवर कर रही है, ठीक है ना, ये बंटवारा कर रही है इसको इतने में। अब ये धीरे धीरे कम होगा तो ये भी तो बढ़ेगा। अगर ये धीरे धीरे यहाँ आ जाएगा तो ये इतना कम हो गया, ये वाला इतना कम हो गया, लेकिन ये वाला तो इतना ज़्यादा हो गया ना, इतना पोर्शन। तो अगर एंगल 1 कम होगा तो एंगल 2 तो, क्योंकि मेंटेन अगर आप कर रहे हो, मान लो अगर आप यहाँ ही एंगल 3 बना रहे हो तो एक अलग चीज़ हो गई ना वो तो, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि एंगल 1 को डिक्रीज़ कर रहे हो। इससे पूछता है आपका अगर हमें इसे 180 ही दिखाना है तो एंगल 2 में क्या इंपैक्ट होगा? तो जायज़ बात है, अगर इसे आपको सप्लीमेंट दिखाना है और अगर एंगल 1 घट रहा है तो एंगल 2 क्या होगा? एंगल 2 बढ़ेगा। तो बस यही तो लिखना है। तो ज़रा ध्यान से देखना, आपने क्या बोलना है। आपने बोलना है एंगल 1 ये सप्लीमेंट्री है, यहाँ लिख देना ज़रा, ठीक है ना। इसके बाद आपको बोलना है इफ़
angle 1 is decreased, if angle 1 is decreased, then angle 2 must be increased, ठीक है ना, बाय द सेम वैल्यू, क्योंकि जितनी वैल्यू कम होगी उतनी ही वैल्यू बढ़ेगी। मान लो मैं इसको ज़रा एक एग्जांपल के थ्रू बना देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि इस फिगर में दिया, मान लो एंगल 1 इज़ 120 डिग्री, एंगल 2 इज़ 60 डिग्री, सो द सम ऑफ देम इज़ अ सप्लीमेंट्री, है ना। अब ध्यान से सुनो, हुआ क्या वो समझते हैं। तो सपोज दैट 120 है तो इसे हमने कम कर दिया, ये हो गया अब 100 डिग्री, तो 20 कम हुआ, तो जायज़ बात है ये 20 ही बढ़ेगा, तो जितना कम होगा उतना ही तो बढ़ेगा, तो सेम वैल्यू भी लिखना ज़रूरी है। अगर आप सेम वैल्यू लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा ना, तो बस ये चीज़ लिखनी है आपको। क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर, देखो समझना ज़रूरी है चीज़ों को। अगर आप अभी से ही अपना इस चीज़ को, अपने ब्रेन को इस पर्सपेक्टिव के लिए शार्प करते हो अपने ब्रेन को, बहुत अच्छा, आगे की क्लासें आपको, आगे की बड़ी बड़ी क्लासें 9th 10th अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑप्टस, राइट। तो पहले हम ये 3 एंगलों को समझ लेते हैं, थोड़ा याद आ रहा होगा, बाकी को तो आता ही होगा लगभग सबको। जिनको नहीं आता एक बार मैं उनके लिए ज़रा इसको समझा देता हूँ। तो एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं, छोटे होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है ना, जो कम होते हैं, ठीक है ना, लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है उसे तो हम राइट एंगल कहते हैं। और ऑप्टस एंगल दैट इज़ एंगल विच इज़ मोर देन 90 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल दैट इज़ मोर देन 90 डिग्री। अगर 90 की बात करूँ तो राइट, 91 की बात करूँ ऑप्टस, 89 की बात करूँ एक्यूट। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़। तो क्या कहता है, अब इसको समझना। कहता है अगर दोनों एंगल एक्यूट है, एक्यूट मतलब 90 से कम, 90 से कम पॉसिबल अगर मैं बनाऊँ तो क्या बनेगा, 90 से कम 89 बना लेता हूँ, है ना, और 88, 87, 70, 60, 50, 40, है ना, ये सारे एंगल है। तो अगर कोई एंगल 90 से कम है, ठीक है, तो आपसे पूछता है क्या उन दोनों, कोई 2 एक्यूट एंगल उठा लिए, मान लो मैंने कोई 2 एक्यूट एंगल उठा लिए, एक एक्यूट एंगल उठा ला, ठीक है ना, और फिर उसके बाद एक और एक्यूट एंगल उठा लिया, ठीक है ना, और दोनों को मैं ऐड करता हूँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि 180 डिग्री होंगे। तो ज़रा चेक करते हैं ना, एक एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। पर आप एक चीज़ खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 90 तो हो नहीं सकता। अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोनों को मैं राइट रखूं तो 180 बनता भी है। मान लो एक मैंने 89 रखा, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। अगर एक चीज़ खुद सोचो, मैक्सिमम एक्यूट एंगल 89 डिग्री है, मैक्सिमम एक्यूट एंगल 89 डिग्री है, क्योंकि इसके बाद तो 90 राइट एंगल हो जाता है। अगर मैं मैक्सिमम और मैक्सिमम एक्यूट एंगल को जोड़ूं तो देखते हैं ज़रा क्या आता है। तो अगर मैं 89 और 89 को जोड़ूं तो 178 आ जाएगा। और जब मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम जोड़ा तब भी मुझे ये रिजल्ट मिला कि वो 180 से छोटा है। इसका मतलब अगर मैं 89 मैक्सिमम नंबर ही उठा के 180 नहीं बना पा रहा, तो मैं जब 88, 87, 86 इनको जोड़ूंगा तो ये तो 178 से और कम आएंगे ना। तो जब और कम आएंगे तो इससे तो साफ पता चल रहा है कि द सम ऑफ एक्यूट एंगल्स कैन नेवर बी सप्लीमेंट्री। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या है वो हम समझ लेते हैं। आपको कुछ सॉल्व करके नहीं दिखाना, आपको बस स्टेटमेंट लिख देनी है सिंपल सी, ठीक है ना। नो, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ ज़रा क्या लिखी हुई है। नो इफ़ टू एंगल्स आर एक्यूट, क्योंकि 2 एंगल्स आर एक्यूट है, ठीक है ना, जिसका मतलब ये है मीन्स लेस देन 90 डिग्री, है ना, इसका मतलब ये हुआ। सो द सम कैन नेवर बी सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है ना। और इसके आगे और भी बोलता है बिकॉज देयर सम विल बी ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो ये तो हमें ऐसे ही समझ के आ रहा है, ठीक है ना। इसके आगे आप क्या कर सकते हो, एक एग्जांपल ये मैंने कराया, आप चाहो तो इसके आगे एक चीज़, ये स्टेटमेंट बाद में लिख सकते हो, और इससे पहले कुछ एक चीज़ भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। वो क्या करना मैं आपको बताता हूँ। आप बोलना सपोज दैट
सपोज क्या करना हमें बोलना ही है मैक्सिमम एक्यूट नंबर क्या है। मैक्सिमम एक्यूट नंबर हम मान लें अगर दैट इज़ 89 डिग्री एंड 89 डिग्री का अगर हम सम करें, ठीक है ना, दोनों, तो सम ऑफ एक्यूट एंगल दैट इज़ 89 डिग्री प्लस 89 डिग्री इज़ 178 डिग्री, ठीक है ना। वैसे ये स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल से जो स्टेटमेंट लिख चुके फिर भी, ठीक है ना। तो 178 डिग्री आ रहा है। सो आप ये स्टेटमेंट बोल सकते हो द सम ऑफ द मैक्सिमम एक्यूट एंगल्स आर 178 विच इज़ लेस देन 180 डिग्री। तो अगर हम उससे कम एक्यूट एंगल भी उठाते हैं, इफ़ वी टेक acute angle which is less than 89, so obviously the sum will be also less than of that number, है ना। so simple सी चीज़ है। so क्या बोलेंगे, so the sum of acute angle can never be 180 डिग्री। बिल्कुल सिंपल। अब अगर सोचो, मान लो एक राइट एंगल हुआ, राइट एंगल तो भैया एक ही होता है, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, 90, और दूसरा भी 90 होगा, तो वो तो बन सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। यस, यहाँ हम बोलेंगे यस इफ़ टू एंगल्स आर राइट। अगर दो एंगल राइट है, क्या बोलेंगे, यस इफ़, जो मैंने बोला ना पीछे वही, इफ़ टू एंगल्स आर राइट एंगल, इफ़ टू एंगल्स आर राइट मीन्स इसका मतलब ये होगा कि दोनों, बोथ मेजर, दोनों का जो मेजर है क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। सो बस खत्म, क्या बोले इसके आगे। देन द टू एंगल्स कैन फॉर्म सप्लीमेंट्री। अब अगर ऑप्टस पे आते हैं, अब आप में से बहुत सारे सोचेंगे अरे भैया ऑप्टस में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मान लो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑप्टस मिनिमम उठा लेते हैं। अगर मैं एक मिनिमम ऑप्टस भी उठाऊँ तो वो 91 होता है, और दूसरा भी मिनिमम उठा लूँ तो वो भी 91 होता है, और इन दोनों को जोड़ूंगा 182। अब आपके मन में एक सवाल है, अगर भैया 120 उठा लो और एक 60 उठा लो, लेकिन ये दोनों ऑप्टस थोड़ी ना है, ये तो ऑप्टस है और ये एक्यूट है, तो दोनों ये भी नहीं उठा सकते हम, क्योंकि दोनों ही ऑप्टस होने हैं। तो जो मिनिमम ऑप्टस नंबर है ना, वो भी 180 से ऊपर जा रहा है, तो जायज़ बात है। जैसे हमने 89 का सोचा वो भी जायज़ बात है, वैसे ही इसको भी हम सोच सकते हैं कि जब मिनिमम ऑप्टस एंगल 91 उठाया और उससे भी सम बड़ा आ रहा है, तो अगर हम और बड़े बड़े नंबर उठाने लगेंगे तो वो तो 180 से और बड़े आने वाले हैं। तो इसमें भी स्टेटमेंट लिख देना, नो, सुन लेना ध्यान से, नो इफ़ टू एंगल्स आर ऑप्टस मीन्स मोर देन 90 द टू एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। दैट्स इट, खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। बोलता है एक एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री से तो बड़ा है, ठीक है भैया। बोलता है इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। अब ये चीज़ समझनी है आपको। इस चीज़ को आप सोच के भी बता सकते हो, ठीक है ना, और कैलकुलेट करके भी, सॉल्यूशन करके भी दिखा सकते हो, लेकिन अभी मैं समझाता हूँ आपको, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, मुझे लगता है समझते। एक एंगल जो है ना वो 45 से बड़ा है, अज्यूम कर लें क्या हो सकता है। लेट अस अज्यूम दैट 45 से बड़ा है तो 46 हो सकता है, 47 हो सकता है, 48 हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी 45 से तो बड़ा कुछ भी हो सकता है। और आपको कहता है कि उसके कंप्लीमेंट्री एंगल की बात हुई है, ठीक है ना, उसी के कंप्लीमेंट एंगल, यानी कि एक एंगल तो कुछ भी होगा, मान लो 46 होगा, है ना, मान लेते हैं क्योंकि 45 से तो बड़ा है, तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, है ना। तो ज़रा मैं इसको x मान लूँ कॉम्प्लीमेंट को, और ज़रा उसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूँ तो 90 माइनस 46 कितना आ रहा है, 44 डिग्री। अगर देखो मिनिमम नंबर मैंने क्या उठाया, देखो इसके जस्ट मिनिमम नंबर है, इसके बाद तो सारे बड़े बड़े आते जा रहे हैं 46 के 45 के बाद। तो जब मैंने मिनिमम नंबर भी उठाया तो वो 44 आया। अगर मैं यहाँ 47 कर दूंगा तो यहाँ 43 आ जाएगा, 48 कर दूंगा 42 आ जाएगा। तो धीरे धीरे आप एक चीज़ देख रहे हो, अगर 45 डिग्री एंगल से बड़ा नंबर मैं सबसे छोटा बड़ा उठा रहा हूँ तो उसका जो कंप्लीमेंट आ रहा है वो ये 44 मैक्सिमम आ रहा है, और उसके बाद तो धीरे धीरे नंबर छोटे ही होते जाएंगे। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि इसके जो कंप्लीमेंट आएंगे ना वो ना ही 45 आएंगे, ना ही 45 से बड़े आएंगे, बल्कि 45 से छोटे आएंगे। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए थे, एंगल ग्रेटर देन 45, इक्वल टू 45 और लेस देन 45। सो इट इज़ वेरी क्लियर द सम विल बी
लेस देन 45। इस स्टेटमेंट को पहले मैं बुकिश जो कर रखा उसके नहीं अपने तरीके से समझा देता हूँ। तो आपने क्या करना है, इफ़ एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, अगर एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, लेट अस अज्यूम, अज्यूम क्या करना वैसे मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम एन एंगल, एन मिनिमम एंगल, मतलब ये जो मिनिमम एंगल हम उठा रहे हैं सबसे मिनिमम मतलब सबसे छोटा बड़ा, छोटा मतलब क्योंकि 45 के बाद तो 46 47 है, तो ये 45 से बड़ा लेकिन सबसे छोटा है इन बड़ों में, है ना। है तो 45 से सारे बड़े लेकिन उनमें ये सबसे छोटा वाला बड़ा भाई है ना ऐसा। तो लेट अस अज्यूम एंगल इज़ 46 डिग्री, ठीक है ना, विच इज़ वेरी मिनिमम ग्रेटर आफ्टर 45 डिग्री, विच इज़ वेरी मिनिमम ग्रेटर आफ्टर 45 डिग्री, है ना। तो 46 डिग्री एंड इट्स का सप्लीमेंट निकालना है, कंप्लीमेंट निकालना है। सो द कंप्लीमेंट एंगल ऑफ 46 डिग्री इज 90 माइनस 46 इज 44, ठीक है ना। तो what we have assumed, what we have got the result, so we have got the result that is the complement angle, the complement of angle of greater than 45 degree is what is always लेस देन 45 डिग्री। इसका मतलब ये है हमने सबसे मिनिमम नंबर उठाया, इसके बाद तो उठाऊंगा तो और ही कम आने लगेगा, ये तो आप समझ ही चुके हो, बस लैंग्वेज मैंने समझा दी कि उस एंगल को हमने मान लो ग्रेटर है ना तो कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने कुछ भी मान लिया, आप भी कुछ भी मान लेना, ठीक है ना। तो लेट अस अज्यूम एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 45 इज 46 डिग्री, आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, लेट अस अज्यूम एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 45 इज 46 डिग्री and the complement of 46 we have got 44, and we have seen that this 44 is not more than 45, is not 45, and it is less than 45, it is less than 45. So we have got our result, and what is this, the complement angle of greater than 45 degree is always less than 45 degree। क्लियर है, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना। इसको हम समझ चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अब यहाँ से थोड़ी चीज़ें मस्त होती जा रही हैं, इसको समझते हैं अच्छे से, और अब आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन को, अपने चीज़ों को और अच्छे से समझ लोगे। तो आपको यहाँ पर कुछ चित्र से दे रखे हैं, तो यहाँ पर पहले मैं ज़रा इसे बना लेता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ ये बन जाए अच्छे से। अभी ध्यान से देखना, डी बी, that is O, that is A, C, E, and angle 1 2 3 4 5, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर आपको बोलता है, ये आपको एक एडजॉइनिंग फिगर है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती हुई एडजॉइनिंग फिगर है, पड़ोसी, और अब यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहला सवाल, ठीक है ना, तो समझते हैं। सबसे पहला सवाल आप देखो, ये 1 2 3 इज़ नथिंग, इट इज़ अ एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 2 से आपसे सवाल पूछे गए हैं। कहता है बताओ क्या एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे से एडजेसेंट है, मतलब पड़ोसी हैं। तो ज़रा देखते हैं हम, आपको क्या देखना है। आपको तो देखो बुकिश लैंग्वेज नहीं, ऐसे समझो, एंगल 1 और एंगल 2 देखो, एंगल 1 एंगल 2 एक दूसरे के पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो इसके पड़ोस में बिल्कुल यही है कि नहीं है। इसका और तरीका बताता हूँ ध्यान से। एक तो नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स पे एक कॉमन आर्म होनी चाहिए इस तरीके से, ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए होने चाहिए, तभी इन्हें मैं एडजेसेंट एंगल कहेंगे। क्लियर है, तो दिस आर एडजेसेंट एंगल, यस, ठीक है ना, ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है ना। तो आपको इसके लिए क्या बोलना है, यस एंगल 1 एंड एंगल 2 इन दोनों के पास क्या है, हैविंग कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं है, कॉमन वर्टेक्स कौन है, ठीक है ना, वो आपको पता ही है, ओ, ये है ना ओ भाई साहब, कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं है।
एंड कॉमन आर्म, कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म, ठीक है ना, इस तरीके से, दैट इज व्हाट ओ सी, ठीक है ना। एंड देयर नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन नहीं है, दैट इज ओ ई और ओ ए भाई साहब, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। चलो जी, तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चैप्टर कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ईजी चैप्टर है, बेसिक समझना है और इतना तो आप समझ ही सकते हो। सेकेंड पार्ट कहता है इज एंगल ए ओ सी, जरा ध्यान से देखना, एंगल ए ओ सी, कुछ लोगों को एंगल पढ़ने भी नहीं आते तो वो भी मैं समझा दूंगा। तो बोलता है इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। क्या एंगल, अब देखो बात वही है, पिछली बार तो एंगल 1 2 दे दिया था तो बड़ा आसान था समझना। कुछ लोगों को एंगल नहीं समझ में आता ना तो वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या समस्या, क्या भला है ये ए ओ सी ए ओ ई। तो पहले समझ लेते हैं ए ओ सी को ज़रा। तो ए ओ सी होती क्या है, ठीक है ना, मैं ज़रा दिखा देता हूँ आपको, फिर सॉल्व यहाँ पे करा दूंगा। तो पहले देखते हैं, अगर लिखा हुआ है ए ओ सी तो आपने ध्यान देना है ए ओ सी तीनों पे। तो ए से लाइन बनानी शुरू करना, जब ए ओ और सी, एक मिनट रुको भटक गए, ए ओ सी यानी कि ये एंगल, ठीक है, ए ओ सी हमेशा ध्यान रखना है, जो बीच में होता है ना उसी वर्टेक्स पे होता है, ठीक है ना। तो ए ओ सी यानी कि एंगल 1 की भाई साहब की बात हो रही है। और उसके बाद कहता है ए ओ ई, ए ओ, ठीक है ना, ए ओ ई, ठीक है जी, ए ओ ई यानी कि ये एंगल क्या हुआ, अरे भाई साहब ये कहता है बताओ ये पड़ोसी पड़ोसी हैं कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप कहोगे कि लग तो रहे हैं पर क्यों नहीं है, समझते हैं भैया। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो ये पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि इन दोनों एंगलों के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, बोलोगे है, ठीक है। इनके पास एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, बोलोगे है। इस एंगल में अगर हम देखें, ये देखो ये एंगल एक बार देख लेते हैं, ये एंगल ए ओ ई में तो ओ सी की तो कहीं बात ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ओ ए और ओ ए तो कॉमन है, दोनों में कॉमन आर्म है कि नहीं, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ इधर। एक एंगल तो आपका ए ओ सी ये है और एक एंगल आपका ये है, तो एक सवाल उठ रहा है यहाँ पर, कहता है कॉमन आर्म ये है, नहीं कॉमन आर्म यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और बोलता है कि नॉन कॉमन आर्म जो है वो देखो ज़रा, तो यहाँ पर बोलता है दे हैव नॉन कॉमन आर्म्स, इन दोनों के पास ये जो है ये नॉन कॉमन आर्म्स नहीं है, ठीक है ना। अरे आप सिंपल सा समझो, पड़ोसी पड़ोसी ऐसे होते हैं, ये पड़ोसी ये पड़ोसी, ये नहीं कि पड़ोसी का आधा हिस्सा घेर लिया और फिर यहाँ पे भी आ गया ये इसका पड़ोसी है ना, ये तो इसी के अंदर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो इसी के अंदर आ रहा है, तो दीज आर नॉट एडजेसेंट, यहाँ पे सिंपल बोलना खत्म, दे आर नॉट एडजेसेंट, ठीक है ना। और ये इसलिए भी था क्योंकि इनके पास नॉन कॉमन आर्म्स नहीं थी, मतलब नॉन कॉमन आर्म्स नहीं थी, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड कहता है कि डू एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर। बोलता है क्या ये लीनियर पेयर बनाते हैं, ज़रा मैं इस फिगर को ना आगे भी बना लेता हूँ, बार बार पीछे नहीं पेज पलटते हुए दिक्कत होती है। तो ये इस तरीके से था, ये इस तरीके से था, ये इस तरीके से थे, ए ओ सी ई बी डी एंड ये एंगल था 5, ये एंगल 1 2 3 4। अब देखो सी ओ ई बनाते हैं ज़रा, सी ओ ई ये रहा, ठीक है ना। उसके बाद ज़रा ध्यान से देखना, लीनियर पेयर जो है ना वो एक स्ट्रेट लाइन पे बनता था इस तरीके से, ध्यान से सुनना, पहले लीनियर पेयर समझा देता हूँ। ये दोनों एंगलों को जोड़ के स्ट्रेट एंगल बनता था 180 डिग्री, तो ये लीनियर पेयर होते थे। तो इसका अगर मैं लीनियर पेयर बात करूँ तो ध्यान से सुनना, इसका लीनियर पेयर होना चाहिए ये पूरा पूरा, सिर्फ ये नहीं और सिर्फ ये नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ इतना रखोगे तो ये यहाँ से यूँ मुड़ रही है, तो ये तो एक लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन में बनना चाहिए ना। स्ट्रेट लाइन तो सी डी है, सी डी मतलब एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, अगर इन तीनों एंगलों को जोड़ूं तब ये बनते हैं लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो देखते हैं ज़रा, तो क्या लीनियर पेयर हैं, तो सी ओ ई तो हमने देख लिया, सी ओ ई, उसके बाद ई ओ डी, अरे हाँ ई ओ डी, यानी कि इस पूरे एंगल की बात कर ली और इसकी बात कर ली, क्या देखो पूरा बन रहा है
आधा चांद आधा सूरज बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो आप बोल देना कि एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ बी एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, इट इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन, सो दे आर लीनियर पेयर। उसके बाद नेक्स्ट कहता है आर बी ओ डी एंड डी ओ ए। बी ओ डी देखो ना, बी ओ डी, ये छोटे से भाई साहब बी ओ डी, और डी ओ ए, डी ओ ए, ये वाले भाई साहब बी ओ डी और डी ओ ए। कहता है क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री कब होते हैं, जब दो एंगलों का सम 180 डिग्री हो। तो देखो स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री पता चलता है, हमने अभी पढ़ा है। तो क्या लग रहा है आपको, ये है, बिल्कुल है, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का सम क्या बन रहा है, देखो ना स्ट्रेट लाइन पे थे कि नहीं थे, इस तरीके से बाउंड्री थी, ये क्या है, क्या लीनियर पेयर है, तो सप्लीमेंट्री है, ठीक है ना। तो यस, ठीक है ना। इसके बाद अगला पूछता है क्या एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 1 का देखो थोड़ा सा गुचड़ मुचड़ हो चुका है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हुआ है। ज़रा देखते हैं एक बार, मैं थोड़ा सा से फिर रफ बना देता हूँ। एंगल 1 और एंगल 4 की बात कहाँ हो रही है, तो एंगल 1 यहाँ है और एंगल 4 भाई साहब यहाँ है, ठीक है ना। तो एंगल 1 एंगल 4, एंगल 1 एंगल 4 है ना, हाँ। तो एंगल 1 और एंगल 4 आपसे पूछता है क्या ये वर्टिकली अपोजिट है। तो एंगल 1 और एंगल 4, एक बार मैं डायग्राम ठीक से देख लूँ, हाँ जी। तो एंगल 1 और एंगल 4 आप बताओ, लग रहा है आपको। देखो हमें इतना पता है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है ना, और उसके बाद जब वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एंगल्स जो है डिवाइड हो जाते हैं और वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं, है, ठीक है ना, सिंपल दिख रहा है। तो बोलता है एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट बताओ। एंगल 5 भाई साहब यहाँ है। अब ध्यान से देखना, कुछ लोग सोचते हैं ये एक लाइन है, अब देखो ये इंटरसेक्टिंग है, इस एंगल पे यहाँ बन रहा है, तो इसके साथ इंटरसेक्टिंग ये है और इसके साथ इंटरसेक्टिंग ये है, इसको मत जोड़ना। तो अगर इस एंगल का मैं वर्टिकल अपोजिट बताऊँ तो कुछ लोग ये सोच लेते हैं या कुछ लोग ये सोच लेते हैं, ये दोनों ही होगा वर्टिकल अपोजिट। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन ये है, ना कि ये खच्चड़ सी लाइन है, ठीक है ना। तो ये लाइन है और ये लाइन है, यानी कि एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट, कोई पर्टिकुलरली एंगल 2 और एंगल 3 अलग अलग नहीं बोल सकते। तो आप बोल सकते हो कि इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, बी ओ सी। तो आप बोल सकते हो इसका सम जो है बी ओ सी होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको इसका 9th पार्ट भी क्लियर होगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं, ठीक है ना। समझते हैं 10th। देखो मेरी पूरी कोशिश है कि एक वीडियो में मैं इस पूरे टॉपिक को क्लियर करा दूँ, पूरे चैप्टर को ख़त्म करा दूँ। जितनी भी लंबी जा रही है देखते हैं, ठीक है ना, और इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, कुछ पर्टिकुलरली उनको सॉल्व करना है। तो पहले मैं इसे बना देता हूँ। देखो बहुत ईजी है, आराम से समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है आपको। और यहाँ पर एंगल 1 बनाया है और एंगल 2 बनाया है, एंगल 3 बनाया है, एंगल 4 बनाया है और इसे एंगल 5 बनाया है। आपको पूछता है एंगल, फर्स्ट पार्ट में आपसे बोलता है इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल बताओ। तो बहुत ध्यान से देखना, इंटरसेक्टिंग लाइन पे बनते हैं वर्टिकली अपोजिट। तो देखो ध्यान से समझो, अगर मैं इंटरसेक्टिंग लाइन बात करूँ, एंगल 5 की अगर मैं बात करूँ, तो एंगल 5 पे पहले देखो इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है। एक तो ये वाली इससे टच हो रही है ना, तो एक ये जा रही है, और एक इस पार्ट से टच हो रही है, तो एक ये है। तो एंगल 5 का अगर मैं वर्टिकल बताऊँ, तो एंगल 5 का ध्यान से देखना भाई, ध्यान से, एंगल 3, ठीक है ना, एंगल 3, हाँ नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि ये है, हाँ सही है सही है सही है, ये है ना, ये एक पार्ट है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो देखो यहाँ ना एंगल अच्छा पहले देखो एंगल 1 और एंगल 4 बन रहे हैं, पहले तो ये देख लो। क्योंकि इंटरसेक्टिंग अगर मैं पॉइंट देखूँ तो इसका दोनों का जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, दोनों में सेम जा रही है। तो एंगल 1 और एंगल 4 देखो दोनों में सेम दिखाई दे रही है, इस इंटरसेक्टिंग पे भी और इस इंटरसेक्टिंग में भी। तो पहले तो एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है। और दूसरा जो एंगल 5 है, देखो अभी भी मैंने दिखाया ना, तो एंगल 5 देखो कहाँ जा रहा है, एक बार फिर से, हाँ एंगल 5 ये रहा, इस लाइन पे है और इस लाइन पे, इस लाइन पे का कोई लेना देना नहीं है। देखो कुछ लोग सोचते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस, नहीं भैया, इस लाइन का कोई लेना देना नहीं है। इंटरसेक्टिंग किस पे है, इस पे और इस पे। अब आप बोले भैया इस पे भी तो है, नहीं इस पे, एक सेकंड, एंगल 5, ज़रा मैं इस फिगर को फिर से बना देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। और हाँ जी, ये एंगल 5 था, ये एंगल 1 था, और इसके बीच में, ठीक है, दैट इज़ मेरे को लग रहा है, हाँ सही था वैसे, एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4। चलो अब समझते हैं। तो एक तो मुझे देखो, एक तो मुझे ये दिखाई दे गई,
एक तो मुझे ये दिखाई दे गया एंगल 1 एंगल 4, ये तो सबको दिखाई दे गया होगा। इसके बाद दूसरा समझाता हूँ। दूसरा ध्यान से देखना, अगर मैं देखूँ एंगल 3 की मैं बात करूँ, पहले देखता हूँ ज़रा एंगल 3 को देखता हूँ। एंगल 3 क्या होना चाहिए, जो इसके जहाँ पर ये भी जो टच हो रहे हैं पॉइंट्स, इसके इंटरसेक्टिंग देखो, ये जा रहा है, क्या ये आगे जा रहा है? नहीं, तो एंगल 3 का कोई वर्टिकल अपोजिट हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अभी देखो ध्यान से, एंगल 2 का ज़रा देखते हैं। एंगल 2 पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये आगे जा रहा है लेकिन ये आगे नहीं जा रहा, तो एंगल 2 का भी कोई इंडिविजुअली वर्टिकली नहीं हो सकता। अब एक तो देखो 1 था, ये पॉइंट आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो इसका तो हमने ढूंढ लिया, बता दिया। अब ध्यान से देखो एंगल 5 की बात रह गई, बेचारा ये रह गया मोटे साहब। ध्यान से देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट है, ये कहाँ जा रहा है? ये इधर जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है? ये इधर जा रहा है। तो ध्यान से देखना, ये एंगल है, ये पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि यहाँ, ठीक है ना, और ये ख़त्म हो रहा है यहाँ, यानी कि यहाँ। देखो आया समझ में बनाना, ठीक है ना? कैसे बनाया, मस्त समझ में आया ना? देखो कहाँ, यहाँ से ख़त्म हुआ, यहाँ से शुरू कर दो, ये स्ट्रेट जा रही है, यहाँ ख़त्म हुई, यहाँ से शुरू कर दो, मिला दिया। तो एंगल 5 जो होगा वो एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ दें तो उनके सम के बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल, आया समझ में? चलो इसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, इसके बाद इसी में एक और चीज़ और पूछी थी, बोलता था लीनियर पेयर भी बताओ। लीनियर पेयर भी पूछ रहा है, चलो समझ लेते हैं लीनियर पेयर क्या बोला है। इसको फिर एक बार बना देता हूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी ना। देखते हैं जी, 3 2 1 4 5 लीनियर पेयर पूछता है, समझते हैं। लीनियर पेयर तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे बनती है। स्ट्रेट लाइन ढूंढो, ये रही स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ बना रही है, तो ये यहाँ भी तो बना रही है, और यही तो होंगे। और स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है कहीं? हाँ दिखाई दे रही है कि ये भी है। तो चलो पहले ध्यान से बनाते हैं। पहले इसका नाम दे देता हूँ मैं, ए बी। इस ए बी पे मैं देखता हूँ, तो यहाँ देखो स्ट्रेट नहीं, ये लीनियर पेयर बन रहे कि नहीं? लीनियर पेयर बन रहे कि नहीं बन रहे? बन रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 लीनियर पेयर। एंगल 1 एंड एंगल 5 लिख देना, ठीक है ना? एंगल 1 एंड एंगल 5 फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ठीक है ना? तो एंगल 1 और एंगल 5 हमें दिखाई दिए लीनियर पेयर, ठीक है ना? इसके बाद अगर इस तरफ है तो इस तरफ भी तो होंगे, है ना? तो देखो एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4, तो एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4, ये भी लीनियर पेयर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ दिखाई दे रहा है एंगल 3 एंगल 2 एंगल 4 के अलावा? एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4, इसके अलावा तो एक एंगल 4 और एंगल 5 बनाते हुए दिखाई दे रहा है, और एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 भी बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? तो ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 एंड एंगल 5, तो आप बता सकते हो, ठीक है ना? और इसके बाद हम चलते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पर। ये हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 11th क्वेश्चन से पूछते हैं क्या हमें कहता है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से फिगर दी गई है, यहाँ पे एंगल 2 बनाया गया है और एंगल 1 बनाया गया है। बोलता है क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है? आप मुझे बताओ कि क्या ये एडजेसेंट है। अब देखो ध्यान सुनना, मैंने आपको एक बढ़िया सी चीज़ सिखाई थी, पड़ोसी पड़ोसी। क्या है पड़ोसी पड़ोसी है? नहीं है, ठीक है ना? तो पड़ोसी पड़ोसी नहीं है तो एडजेसेंट नहीं है, ठीक है ना? पड़ोसी पड़ोसी होते तो एडजेसेंट होते, तो ये एडजेसेंट नहीं है, लेकिन इसको हमें समझते हैं क्यों नहीं है, ठीक है ना? तो एडजेसेंट क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर नॉट लाई ऑन द सेम वर्टेक्स। हमने एक चीज़ पढ़ी है कि वो दोनों सेम वर्टेक्स पे लाई करने चाहिए। मतलब इस वर्टेक्स से ये एंगल निकल रहा है, इस वर्टेक्स से ये एंगल, क्या ऐसा है? नहीं है। तो हम ये रीज़न यहाँ पर कर सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट लाई ऑन अ सेम वर्टेक्स। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा 11th क्वेश्चन। एडजेसेंट तो हमें वैसे भी नहीं दिखाई दे रहे, हमने तो कुछ और नज़रिया बना रखा है ना अपने आप को समझाने के लिए, तो उसी पर्सपेक्टिव से भी समझ सकते हो। अब आ जाती हैं चीज़ें बढ़िया सी, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको सॉल्व करने। अभी तक तो चीज़ें आप समझ रहे थे, मुझे उम्मीद है आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा धीरे धीरे, वरना क्वेश्चन करेंगे तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर अब हम चीज़ें देखते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे मैं आपको x, y, z के सॉल्यूशन निकाल के दिखा सकता हूँ। तो देखते हैं। सबसे पहले तो देखो ऐसे ही पता चल रहा है, बहुत ईजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मस्त है। इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाई दे रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और सबसे पहली चीज़ लाइन है। तो लाइन है तो लीनियर पेयर भी बन सकता है, और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वर्टिकली अपोजिट भी बन सकता है। तो अब मुझे तो x जो है वो 55 डिग्री दिखाई दे रहा है। आपका सवाल होगा क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं डायरेक्ट सिर्फ लिख रहा हूँ, आप पूरा अच्छे से करना, ठीक है ना? मैं डायरेक्ट सिर्फ बता रहा हूँ क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से, ठीक है ना?
तो ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि क्योंकि देखो ना इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं एक इक्वल होते हैं। ऐसे आपको ये भी पता होगा y और z भी इक्वल होने वाले हैं, एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है, लेकिन ये कैसे निकलेंगे? तो ध्यान से सुनो, आप ये लाइन को देखो ध्यान से, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप ये कह सकते हो कि हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर मैं 55 डिग्री और एंगल 5 को जोड़ दूँ, 55 डिग्री और एंगल 5 को जोड़ दूँ, सो दे बिकम सप्लीमेंट, दे बिकम लीनियर पेयर, सो द सम ऑफ देयर एंगल्स विल बी 180 डिग्री। ये चीज़ समझ में आती है। और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 55 उधर चला जाएगा, नेगेटिव 55 हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ y विल बी 125 डिग्री। तो y की वैल्यू यहाँ से हमने 125, और y जो है वो z का क्या है, एंगल y इज इक्वल टू एंगल z है ना। तो एंगल z भी कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। y एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। मुझे उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सेकंड पार्ट इसका मैं थोड़ा आगे ही करा देता हूँ। तो यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाई गई, ठीक है ना। उसके बाद इसे थोड़ा सा डिवाइड कर दिया गया। देखो समझ रहा हूँ मैं, फिगर भी इस तरीके से बनाऊँ ताकि क्लियर हो जाए। 45 डिग्री बना दिया, 25 डिग्री बना दिया, और इसे एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से यहाँ बना दी गई। दैट इज़ वाई एंड दैट इज़ जेड। थोड़ा सा क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। ये एंगल 40, आप इतना ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से दिख गया। अगर मैं 40 x और 25 तीनों को जोड़ दूँ तो वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अरे भैया क्यों होगा, भैया क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है ना। 40 और 25 65 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 65 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव का 65 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू आएगा 40 और 25 65, 180 60 मतलब 115 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 115 डिग्री। समझ में आया, ठीक है। दैट इज़ 115 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब y और z भी तो निकालना है। ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इस स्ट्रेट लाइन में अगर मैं y और 40 को जोड़ दूं तो क्या बनता है, 180 डिग्री। अरे क्यों बनता है, लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू 180 माइनस 40 डिग्री, सो द वैल्यू ऑफ y विल बिकम 140 डिग्री। इसके बाद यही स्ट्रेट लाइन को देखो, एंगल x, एंगल 25 एंड एंगल z, x, या फिर ये भी देख सकते हो आप, या फिर इंटरसेक्टिंग है। ध्यान से देखना, देखो एक और चीज़ समझाता हूँ। इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग का ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो। तो आप ये भी कह सकते हो z इज इक्वल टू 40 डिग्री, z इज इक्वल टू y 40 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों इतनी मेहनत करे, डायरेक्ट आंसर बता देते ना। समझ में आया। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ईजिली हमें आ गई हैं समझ में, हमने बहुत ईजिली कर दी हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, और इसको हम समझते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है, इफ़ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर। अगर दो एंगल कंप्लीमेंट्री हैं और उन दोनों एंगलों को मैं जोड़ूं तो वो कितना आता है, 90 डिग्री। ऑब्वियस, सिंपल है, 90 डिग्री आंसर। बोलता है अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है और उन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो सम कितना आएगा, 180 डिग्री। सो आंसर इज 180 डिग्री। बोलता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनना। बोलता है दो एंगल एक लीनियर पेयर बनाते हैं, मतलब इस तरीके से ये दो एंगल है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो आप बोल देना कि वो क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री बना रहे हैं। बहुत ईजी है। फोर्थ पे आते हैं, कहता है दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं। ध्यान से सुनना, दो एडजेसेंट एंगल मैं बना देता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन बनाई और ये दो एडजेसेंट, ये एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है, हाँ भाई एक दूसरे के पड़ोसी पड़ोसी हैं। कहता है दो एडजेसेंट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री हैं, मतलब ये और ये सप्लीमेंट्री हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। लीनियर पेयर ही तो कहते हैं इसे हम। ये भी इजी है, बहुत समझ में आया इजीली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज डैश। सिंपल सी चीज़ है, इंटरसेक्ट करके गए तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अनइक्वल नहीं, इक्वल। तो ये भी समझ में आ गया। इसका सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, इफ़ टू लाइन्स intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angle then the pair of vertically opposite angle are, मतलब क्या है समझ लेते हैं। कहता है एक लाइन इंटरसेक्ट होती है एक पॉइंट पे
ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो एक्यूट है। एक्यूट मतलब मान लो इसे 45 बोल देता हूँ, इसे भी 45 बोल देता हूँ। तो कहता है उनका जो पेयर होगा दूसरा वर्टिकल अपोजिट वाला, ये वाला ये वाला, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है। इफ़ दिस इज़ 45 डिग्री, सपोज दैट दिस इज़ 40 डिग्री, थोड़ा सा इजी कर देते हैं। तो 180 माइनस 40, दिस इज़ 140 डिग्री एंड 140 डिग्री इज़ व्हाट, 140 डिग्री इज़ एन ऑप्टस एंगल। तो जो दूसरा पेयर रहेगा, अगर एक अक्यूट है तो दूसरा जो पेयर रहेगा वो जायज़ बात है ऑप्टस रहेगा। तो मुझे उम्मीद है ये पार्ट भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो 14th क्वेश्चन क्या कहता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो आपको कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं जिनको आपको बताना है। चलो मैं बना देता हूँ एक बार, ठीक है ना। लगभग हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने को आ रहे हैं और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ए ओ सी बी डी ई। अब आपसे यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। बोलता है ऑप्टस वर्टिकल अपोजिट एंगल बताओ। मतलब वर्टिकली अपोजिट तो होना चाहिए लेकिन वो ऑप्टस होना चाहिए, यानी कि 90 से बड़ा। अब ये हम कैसे सोचें भाई, तो चलो सोच लेते हैं ना, कोई बात नहीं, आसान है। तो कौन से एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं जो वर्टिकली अपोजिट हैं और ऑप्टस हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दो एंगल दिखाई दे रहे हैं। एक एंगल है AOD और एक एंगल है BOC। पहले आपको लाइन देखनी पड़ेगी, ध्यान से देखना। दिस इज़ अ लाइन। अगर ये लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, AOD एंड BOD, नहीं AOD। हाँ, तो दूसरी हो जाएगी AOD, ठीक है ना, और दूसरी हो जाएगी इंटरसेक्टिंग यहाँ से तो BOC, ठीक है जी। तो एक हो जाएगा AOD एंगल, ठीक है ना। ध्यान से देखना, एक बार फिर से समझना। आपको पूछा है वर्टिकली अपोजिट तो होना चाहिए बट ऑप्टस होना चाहिए, ऑप्ट्यूस होना चाहिए। तो ज़रा मैं देखूँ ध्यान से, तो 90 से बड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है ये तो 90 है, और ये AOC को मैं ध्यान से देखूँ तो पहले वर्टिकली अपोजिट ढूंढ लेते हैं, बाद में देख लेंगे ऑप्टस है कि नहीं है। तो देखो ध्यान से देखना, ये मैंने बनाया एक स्ट्रेट लाइन ये, और एक स्ट्रेट लाइन बनाया ये। तो स्ट्रेट लाइन में आपसे एक सवाल है भैया, एक तो ये होगा और एक होगा ये और एक होगा ये, है ना, BOC और AOD। तो आप देखो AOD और BOC क्या 90 से बड़े लग रहे हैं? हाँ 90 से तो बड़े लग रहे हैं, 90 से तो बड़े हैं। तो ये दोनों हो जाएंगे। तो एंगल AOD एंड एंगल BOC, ठीक है भाई। इसके बाद एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है? एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री मतलब पड़ोसी पड़ोसी और दोनों का सम कंप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये मुझे 90 डिग्री नज़र आ रहा है। अगर इस एंगल और इस एंगल को जोड़ूंगा तो ये दोनों मुझे 90 से छोटे ही हैं दोनों, यानी कि इन दोनों को मैं सम करूंगा तो कंप्लीमेंट्री तो है और दोनों एडजेसेंट भी हैं, है ना। तो इन दोनों का नाम दे देते हैं हम, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का हम नाम देते हैं। वैसे यहाँ पर आंसर जो है उसने लिखा हुआ है EOA। सही है, यही है एंगल EOA, हमारा वाला ही है एंगल EOA एंड एंगल AOB, ठीक है। तो EOA और AOB ये दोनों एंगल है एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल बताने हैं। इक्वल सप्लीमेंट्री मतलब आपको दो सप्लीमेंट्री इक्वल एंगल बताने हैं। तो दो अगर सप्लीमेंट्री इक्वल एंगल बताएंगे तो एक मिल जाता है EOB, है ना, और एक EOD। इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री है और दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों देखो लगभग 90 डिग्री वाले लग रहे हैं। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री में आप ये उठा सकते हो और एक ये। देखो ना, सप्लीमेंट्री तो है दोनों लेकिन दोनों क्या है, अनइक्वल है, एक दूसरे से इक्वल नहीं है। तो एक AOB और एक AOD, ठीक है ना। इसके बाद आपसे 5th पार्ट, दैट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसमें आपसे बोलता है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ऐसे पड़ोसी पड़ोसी एंगल बताओ जो लीनियर पेयर नहीं बता। अरे यही है ना, ये दोनों बनाए, ध्यान से देखो, क्या ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं? क्या दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे? नहीं, लेकिन फिर भी एडजेसेंट है। तो खत्म बात, सिंपल है। बहुत सारे हैं इसके अलावा और भी। अगर हम इन दोनों एंगल, ये दोनों तो खैर हैं, इस एंगल की और इस एंगल की बात करूं तो एडजेसेंट एंगल है। इस एंगल और इस एंगल की बात करूं, नहीं ये तो नहीं है। तो दो मेरे को मिल गए हैं पेयर, ठीक है ना। तो दो पेयर जो लीनियर बनाते हैं लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग
जो है एक्सरसाइज 5.2 को करेंगे, जिसमें कुछ ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं है लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो हमें जो है उसे समझना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.2 के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को। तो यहाँ पर हमें एक नया कंसेप्ट समझना है, दैट इज़ नथिंग ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, ये ट्रांसवर्सल क्या भला है, इसको समझाता हूँ मैं। ठीक है, तो कहता है अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। मतलब क्या है, एक लाइन है, वो क्या कर रही है, ध्यान सुनना, वो दो लाइन को इंटरसेक्ट कर जाती है ऐसे, और जब वो इंटरसेक्ट करके गई तो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, इसको इस पॉइंट पे और इसको इस पॉइंट पे। सो दिस लाइन, ये वाली जो है, दैट इज़ ट्रांसवर्सल लाइन, दैट इज़ ट्रांसवर्सल। समझ में आया। और जब ऐसे लाइन ट्रांसवर्सल होती है तो कुछ चीज़ें होती है, मान लो ये थी ना एक लाइन है, इस लाइन ने क्या करा, दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट करा, काटा बांटा। अब ध्यान से समझना, इसके बाद कुछ चीज़ें बन जाती हैं जो हमें समझनी है। अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा अच्छे से समझा देता हूँ, बना देता हूँ। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसने इन दो लाइंस को डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है। तो मैं ज़रा इन यहाँ पर जो एंगल्स बने हैं ना अभी, उनको ज़रा मैं बताता हूँ। तो सपोज़ ये एक एंगल बना, इसे मैं एंगल 1 कह देता हूँ। ये एक एंगल बना, इसे मैं एंगल 2 कह देता हूँ। इसे मैं एंगल 2, इसे मैं एंगल 3, ये भी एक एंगल बना, और ये एक एंगल बना, इसे एंगल 4। ऐसे इस पॉइंट पे भी बने होंगे एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो कितने एंगल्स बने, 8 एंगल। अब इसमें सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें देखो भैया, ये वाला कंसेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब जब एंगल ऐसे ऐसे डिवाइड हो गए अलग अलग पॉइंट पे, तो यहाँ पर सबसे पहले बना इंटीरियर एंगल्स। एक बार फिर से समझ लेना ट्रांसवर्सल क्या है। ट्रांसवर्सल यानी एक लाइन है, दो अलग अलग लाइन को अलग अलग पॉइंट पे से इंटरसेक्ट करके गई, ट्रांसवर्सल है। और ट्रांसवर्सल जब अलग अलग पॉइंट पे जाएगी तो कैसे 4 एंगल बने, यहाँ पे भी 4 एंगल, समझ में आ गए होंगे। इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। इंटीरियर एंगल देखो, ये एक लाइन थी, ये एक लाइन है, इस लाइन के अंदर देखूँ तो एक ये वाला एंगल, एक ये वाला, और इस लाइन के अंदर देखूँ तो एक ये वाला और एक ये वाला। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से, देखो ये लाइन थी, इस लाइन के अंदर और इस लाइन के अंदर, ये अंदर ही है ना एक तरीके से देखा जाए तो, बाहर थोड़ी ना है, ये बाहर है, ये बाहर है। तो इंटीरियर एंगल कौन से हो गए, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। और अगर मैं बात करूं एक्सटीरियर एंगल की, तो एक्सटीरियर एंगल देखो, अब आपको सब में समझ में आ रहे होंगे, बाहर के एंगल। तो एंगल 1 है, दिख रहा है साफ, एंगल 2 है, और एंगल 7 है, और एंगल 8 है। बहुत ईजी था ये तो भैया। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या आता है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताओ। ठीक है ना, ये क्या चीज़ है, ये क्या भला है, इसे भी समझ। देखो बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करते जाना यहाँ से, इन चीज़ों को थोड़ा सा याद भी कर लेना ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपने दो लाइन देखी ना, तो यहाँ पर हम कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एक ही पॉइंट पे कॉरस्पॉन्डिंग पेयर में बता रहा हूँ। ये एंगल 1 है, अगर ध्यान से देखूँ इस पॉइंट पे भी, ये एंगल 5। ऐसा नहीं लग रहा, बोलो दोनों सिमिलर से लग रहे हैं थोड़े, है ना। तो इन्हें हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ठीक है ना, जो एक जैसे दिखाई देते हैं ना, तो इनका पेयर अगर मैं बनाऊँ तो एंगल 1 का पेयर क्या बनेगा, एंगल 5। अब ऐसे देखो बहुत सारे पेयर आप बना सकते हो। एंगल 2 का पेयर क्या बनेगा, एंगल 6 बनेगा, बिल्कुल सही है ना। एंगल 2 का 6 बना। एंगल 4 का क्या बनेगा, एंगल 8 बनेगा। ठीक है ना। एंगल 3 का क्या बनेगा, आप बोलोगे एंगल 7 बनेगा। तो देखो कितना इजी था, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया। ये वर्ड भी याद रखते जाना। इसके बाद क्या पूछता है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये चीज़ें बहुत इजी से समझा रहा हूँ मैं आपको, मुझे उम्मीद है ये सब समझ में आ रहा होगा। आराम से समझ लेना, एक बार फिर देख लेना, नहीं समझ में आए तो। थोड़ा सा स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना वीडियो बड़ी हो गई है, तो थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है ना। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स को मैं समझाता हूँ। अब इंटीरियर एंगल समझो पहले तो। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर, कौन कौन से अंदर के एंगल, 3, 4, 5, 6, यानी कि 1, 2, 7, 8 की तो बात ही नहीं हो रही। अब उस पर फोकस करो आप, इस पे, इन दोनों पे। तो ये अंदर के। अल्टरनेट मतलब ये तो कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, ये और ये, है ना। अल्टरनेट मतलब ये वाला तो इसका ये अल्टरनेट, एक और ऑप्शन है ना। तो ये वाला इसका अल्टरनेट होगा इंटीरियर में, और ये वाला इसका अल्टरनेट होगा। तो एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, एंगल 4 का एंगल होगा एंगल 6, और एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, एंगल 5। तो बहुत ईजिली समझ में आ गई होगी ये बात भी। ऐसे ही पेयर ऑफ अल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल का समझा दो मुझे जल्दी से। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर पे बात करते हैं ज़रा। दिस 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 दिस, इसका अल्टरनेट होगा ये, है ना, यानी कि एंगल 1 का एंगल 7। और एक्सटीरियर की बात हो रही है ना, इंटीरियर की थोड़ी ना, और ये तो एक्सटीरियर को एक्सटीरियर से मिलाओगे, तो एंगल 1 एंड एंगल 7, ठीक है ना। और कौन कौन सा होगा, एंगल 2 एंड एंगल 8। बहुत ईजिली समझ में आ गई भैया ये चीज़ भी। अब मस्त समझनी है एक और चीज़ आपको। तो अब ये जो अगली चीज़ लिखता है, इसे मैं लिख देता हूँ ज़रा यहाँ पर, ठीक है ना। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, अंदर के एंगल की बात कर रहा है, ठीक है ना। और ऑन द सेम साइड पे हो किसके, ट्रांसवर्सल के। ये क्या भला है, समझते हैं, मैं इसको समझाता हूँ, बहुत इजी है। ऑन द सेम साइड है ना, हाँ देखो ध्यान से देखना, एक सेकेंड, एंगल 1 2 एंगल, एक बार चेक कर लेते हैं हम सारे, हमारे जो है बुक से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैंने अल्टरनेट इंटीरियर की बात करी हो, तो अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, हमने क्योंकि थोड़ा हमने ना बुक ने यहाँ पर 3 और यहाँ पे 4, तो हमने थोड़ा आगे पीछे कर लिया, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट स्टिल वो चीज़ें तो जो सेम आनी वो आएंगी। तो देखो ज़रा ध्यान से, सेम साइड पे पहले देखो इंटीरियर एंगल ये 4 होंगे ये, और सेम साइड पे, तो सेम साइड मतलब ये वाला इसका सेम साइड ये, और ये सेम साइड है तो ये इसका सेम साइड ये। तो ज़रा बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल 3 है तो एंगल 3 के सेम साइड पे हमने क्या रखा है, एंगल 6। सेम साइड इंटीरियर, अंदर के सेम साइड पे, तो ऐसे एंगल 4 का क्या होगा, एंगल 5। ध्यान रखना, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है आगे जाके। तो ये कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, एक सेम साइड पे इंटीरियर एंगल का, ठीक है ना, सेम साइड पे। तो अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। पहले आपको क्या करना है, जब ये वीडियो आप देख रहे हो, इसी के बाद पहले आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर करनी है अच्छे से, क्योंकि इसके बाद चीज़ें और थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाएंगी, चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक आपने जितने भी जोड़े देखे ना, अब इनके बारे में ना कुछ चीज़ें जाननी है आपको, तो वो मैं एक एक चीज़ें पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले ये, अब देखो मान लो बाय चांस ऐसा हो जाए कि जो आपने ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ी ऐसे अभी एग्जैक्टली, और ये जो 2 लाइनें गई थी ना, मान लो ये जो हो गई हैं पैरेलल लाइंस थी, ये पता चला ऐसा कि जो इन ट्रांसवर्सल लाइन जिसने इंटरसेक्ट करा इन अलग अलग पॉइंट पे, ये जो लाइनें थी ये पैरेलल थी, पैरेलल लाइंस थी ये। तो पैरेलल लाइंस थी, तो अब क्या क्या हो जाएगा, इससे कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो वो हमें चीज़ें समझनी है। तो सबसे पहले हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे, तो जरा आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल बताओगे। इसका कोरस्पॉन्डिंग था ये, इसका कोरस्पॉन्डिंग था ये, और इसका कोरस्पॉन्डिंग ये था, और इसका कोरस्पॉन्डिंग ये था। तो कहता है अगर दोनों लाइंस जो है ना पैरेलल हैं, तो जो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे ना, वो दोनों, उन दोनों का जो सम है वो इक्वल होगा। मान लो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो एंगल 1 था और जो एंगल 1 का कोरस्पॉन्डेंस क्या था, एंगल 5, अगर लाइन पैरेलल होगी तो ये दोनों इक्वल होंगे। कितनी मस्त चीज़ है ना। अगर एंगल 4 का कोरस्पॉन्डेंट क्या था, एंगल 8, अगर पैरेलल हुई तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। क्या बात है। अगर एंगल 5 है तो उसका कोरस्पॉन्डेंट एंगल 1 हो गया, ठीक है ना, जो तुमने भी पढ़ा। एंगल 2 है तो एंगल 6 हो गया। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, कब, जब पैरेलल लाइन होगी, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया हमें। देखो एनसीईआरटी की ही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, और समझो। अब एक और चीज़ इसके बाद, आपने जितनी भी बातें सारी पढ़ी थी ना वही समझा रहा हूँ। आपने पढ़ा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद है। दिस इज़, अगर मैं बात करूँ 3 4 5 6, ये अल्टरनेट 3 था, तो इसका पेयर किससे बन रहा था, एंगल 3 का बन रहा था अल्टरनेट 6 से। तो अगर ये पैरेलल है ना, तो ये दोनों इक्वल होंगे। देखो कितनी मस्त चीज़ है ना, अगर ये पैरेलल है तो ये इक्वल होंगे। तो ऐसे एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे अगर लाइन क्या है, पैरेलल, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर लाइन पैरेलल है तो ये जितने भी आप सारे पेयर पढ़ते आओ ना, ये सब एक दूसरे के इक्वल होंगे, सिवाय एक चीज़ को छोड़ के, वो मैं बताऊंगा, बाकी सब इक्वल होंगे, ठीक है ना। और देखते हैं, और ये जो लास्ट चीज़ है ये समझते हैं, ये वाली क्या है, इसको समझते हैं। तो बोलता है इसके बाद आपने एक चीज़ और देखी,
वो क्या, आपने देखे एंगल ऑन द सेम साइड, है ना, एंगल ऑन द सेम साइड आपने देखे तो आप बोलोगे भैया ये भी इक्वल होंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो सेम साइड पे अगर पैरेलल है लाइनें, तो जो सेम साइड पे है ना, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, यानी कि इसे इन दोनों एंगलों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री बन जाएंगे। समझ में आ गई? तो इसको मैं पढ़ लेता हूँ। इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइन कट कर दी ट्रांसवर्सल लाइन, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। दोनों सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल लाइन पे दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। दैट इट मीन्स दैट द सम ऑफ देयर बोथ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। यही पूरे चैप्टर का बेसिक है। नहीं समझ में आप फिर देखना, नहीं समझ में आया फिर देखना, इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझाया था। ये समझ में आएगा तो ये चीज़ें ईजी लगेंगी, और इसके बाद नहीं भी लगेंगी तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कराऊंगा तो और ईजी लगेगा। ठीक है ना? तो इसमें जल्दी से 6 क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी इसे 6 क्वेश्चनों को उड़ाने की। तो यहाँ पर मैं शुरू करा रहा हूँ। आपको हल्का सा भी डाउट हो, बुक को पढ़ो, देखो, याद करो, जैसे कंसेप्ट को याद कर सकते हो, और फिर वापस से इस वीडियो के टॉपिक पे वापस इसी पॉइंट पे, इसी प्ले पे आ जाना, और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करना, मेरे साथ शुरू करना। तो देखो, अब यहाँ पर हमारे पास हैं सॉल्यूशंस, और हमें जो है इन चीज़ों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ना, हमें डायग्राम दे रखी है। तो आपको बोलता है स्टेट द प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है ना? दैट इज़ आपको जो है प्रॉपर्टीज़ बतानी कि जो वो यूज़ हो रखी है। तो ज़रा मैं इसको पहले ड्रॉ कर देता हूँ क्या क्या है। ठीक है ना? तो ये ए है, ये बी है, मतलब वो जो लाइन है, और एक ऐसे ही यहीं पे इंटरसेक्ट करिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 यहाँ है। ठीक है ना? एंगल 7 यहाँ है। ठीक है, चलो जी। तो इसके बाद क्या बोलता है, फर्स्ट पार्ट में बोलता है अगर ए पैरेलल है बी के, देन, अब ये स्टेटमेंट आपको जस्टिफाई करनी है, देन एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। तो आपसे पूछ रहा है बताओ क्या ये सही बात है कि नहीं है। कहता है अगर ए पैरेलल है बी के, यानी कि ये वाली लाइन है पैरेलल है, तो अब ये वाली लाइन पैरेलल थी तो हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी, तो वो क्या बातें थी जरा देखते हैं। लेकिन ये एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, ये क्या बात हुई। तो अगर ये वाली इसके पैरेलल है तो बोलता है एंगल 1 ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्या आपने ऐसा पढ़ा था? बिल्कुल, ये देखो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। पैरेलल लाइन से हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं होते? तो भैया बिल्कुल इक्वल होंगे। तो इस स्टेटमेंट में हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट में हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी इज यूज्ड। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी गई है? कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी। कितना इजी है कि नहीं है? मस्त है ना? चलो देखो, इसके बाद फिर नहीं समझ में आए पीछे देखना, फिर समझना, फिर भी नहीं समझ में आए बता देना। ठीक है, चलो देखते हैं। कहता है इफ एंगल 4 इज इक्वल। अब देखो एक चीज़ समझो, ये चीज़ भी आपको समझनी है। अगर लाइनें पैरेलल हुई तो हमें पता है जैसे कि ये एंगल इसके इक्वल था, अल्टरनेट इंटीरियर था, ये एंगल इसके इक्वल था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था, इतने सारी चीज़ें थी कि नहीं थी। अगर मान लो पैरेलल नहीं है लेकिन ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो फिर हम उसे कह सकते हैं कि वो पैरेलल भी होंगी। ये चीज़ समझना। जैसे होता नहीं है, एक स्टेटमेंट को उल्टा लिख देते तो स्टेटमेंट को सीधा कर दो। तो अगर पैरेलल नहीं बोल रखी लेकिन एंगल इक्वल है तो जायज़ बात है फिर वो पैरेलल भी होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी तो यही है ना। तो बोलता है एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है, तो बोलता है तो फिर ए जो है पैरेलल के बी के इक्वल है। तो पहले 4 और 6 को देखो, 4 कहाँ है? यहाँ है। 6 कहाँ है? यहाँ है। ये इक्वल कब होते थे? जब ये दोनों पैरेलल होती थी, और ये दोनों एंगल की कौन सी स्टेटमेंट होती थी? अल्टरनेट इंटीरियर। इसलिए कह रहा हूँ याद कर लो। ठीक है ना? तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है थर्ड में, बोलता है एंगल 4 और एंगल 5 को जोड़ा तो 180 आ गया। तो हमने कह दिया कि ए और बी पैरेलल है। भाई एंगल 4 का है ये, है ना? एंगल 4 ये है, एंगल 5 ये है। अगर इन दोनों को हम जोड़ते तो याद है सेम साइड के इंटीरियर, अंदर के जो सेम साइड के एंगल होते थे उनको जोड़ते थे और वो 180 डिग्री आते थे, तो वो पैरेलल वाली सिचुएशन होती थी कि ये लाइन पैरेलल होती थी। फिर जो इसके इंटीरियर सेम साइड के एंगल जो होते थे ट्रांसवर्सल लाइन पे, इन दोनों का सम क्या आता था? 180 डिग्री। बिल्कुल सही बात कही है यहाँ पर। तो लेकिन हम बोलेंगे क्या? तो यहाँ हम वो स्टेटमेंट को लिखेंगे क्या? देखो मैं लिख देता हूँ इसको, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है ना, आर सप्लीमेंट्री। मैं थोड़ा सा गंदा लिख रहा हूँ, आप पूरा मस्त मैंने बोल दिया, ओरल कर लेना। बस फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ही था। आपको प्रॉपर्टीज़ बतानी थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगी है। तो ये तो जब ही बता पाओगे जब आपको चीज़ें
समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब आपको फिर से अगले में वही सब चीज़ें करनी है, तो समझते हैं इसमें क्या है, ठीक है ना। तो ये सेम ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दिया। आपसे पूछता है बताओ क्या क्या हरकतें हुई हैं। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पर आपको बोल रहा है स्टेटमेंट और आपको बताना है कौन सा एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। बोलता है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताओ। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होता था, ये है ना। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और 8 का क्या हो जाएगा 4, यानी कि एंगल 4 एंड एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग। एंगल 3 और एंगल 7 क्या है कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर बताओ। अल्टरनेट इंटीरियर, पहले तो इंटीरियर पे ध्यान दो। इंटीरियर ये 3 का इंटीरियर क्या होता था एंगल 5, 2 का इंटीरियर क्या होगा एंगल 8। बहुत इजी सवाल पूछ रहा है ये तो हमसे। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड पे क्या होगा एंगल 2 और एंगल 3 होगा सेम साइड पे। सम नहीं बोल रहा, ठीक है ना, और उसने पैरेलल भी नहीं बोला, आपको बस पेयर बताने हैं, ठीक है ना। तो एंगल 2 का एंगल क्या हो जाएगा एंगल 2 का एंगल 5 हो जाएगा, और सेम साइड पे एंगल 3 का क्या हो जाएगा एंगल 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल मांग रहा है। वर्टिकल अपोजिट तो फर्स्ट एक्सरसाइज वाली हरकत पूछ ली, तो 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, 5 का 7 हो जाएगा, 6 का 8 है। तो वर्टिकल अपोजिट पूछ लिया ना इसका, ये वर्टिकल अपोजिट याद है, वर्टिकल अपोजिट, ठीक है ना, वही बेसिक सी चीज़। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्यूशन आ गया है तो समझने हैं, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में यहाँ पर बोल दिया गया है कि ये जो है पैरेलल है, ठीक है ना, ए बी सी और डी, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ दे दिया ई, और यहाँ दे दिया एफ, और यहाँ दे दिया 125। देखो वर्टिकल अपोजिट भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और ये लाइन जो है पी क्यू है, और आपको बोला है कि पी जो है ना वो क्यू के पैरेलल है। तो आपको बोलता है कि कुछ चीज़ें हमें निकालनी है, ए बी सी डी ई एफ, ज़रा निकाल के दे दो भैया। तो ज़रा निकाल के देते हैं हमारे भैया को। अच्छा ध्यान सुनो, ये वाला एंगल मुझे इस एंगल के दिखाई दे रहा है इक्वल, ठीक है ना। आप बोलोगे भैया हाँ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी भूल गए, क्या कहते थे इसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख देना, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। अब देखो ये 125 डिग्री आ चुका है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल सी और एंगल डी को जब मैं जोड़ूंगा, ध्यान से सुनना, एंगल सी और एंगल डी को जब मैं जोड़ूंगा तो वो क्या हो जाएंगे 180 डिग्री हो जाएंगे। और इसमें से डी की वैल्यू कितनी है 125, तो 125 माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 55। ध्यान से सुनना, सी 55 आया, ए और सी क्या है इक्वल है, क्यों वर्टिकल अपोजिट। बी और डी क्या है वर्टिकली अपोजिट, तो ये वर्टिकली अपोजिट इक्वल आ जाएंगे सारे, बता दोगे। और एफ जो है ध्यान सुनना, सी और एफ कॉरस्पॉन्डिंग है ना, तो सी और एफ भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है ना। और एफ के वर्टिकल अपोजिट है ई। तो बहुत इजी चल रहा होगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या क्या करा है इसमें, ठीक है ना। नहीं करा तो एक बार मैं करा ही देता हूँ, चलो सॉल्व है ना, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस फिगर को मैं फिर से उतार देता हूँ अगर क्लियर नहीं रहा है आपको, ठीक है ना। ए बी सी डी ई एफ और ये 125 डिग्री, ठीक है ना। तो अब बहुत इजी है, ऐसे ही है, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप बोल दोगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 125, वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये स्टेटमेंट लिख दोगे। एंगल डी 125 के इक्वल है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, वाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसका मतलब एंगल बी जो है वो भी कितना आ जाएगा 125। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक लीनियर पेयर है, ध्यान से देखो ये लीनियर पेयर है। अगर एंगल डी और एंगल सी को जोड़ दूँ, एंगल सी और एंगल डी को जोड़ दूँ तो कितना आएगा एंगल सी और एंगल डी को जोड़ने पे भैया 180 आएगा। सी की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन डी तो 125 है, डालो ज़रा, है ना। तो सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125, 125 उधर चला जाएगा ना, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55। अब एंगल सी जो है वो इक्वल है एंगल ए के, क्यों वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 55, ठीक है ना। तो ए बी सी डी तो आ गए, ए बी सी डी है ना। उसके बाद रह गया ई और एफ। ध्यान से सुनो, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। यानी कि एंगल सी कितना था, एंगल सी 55 था, तो एंगल एफ भी कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एंगल एफ और एंगल ई एक दूसरे के इक्वल है, क्यों
वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो एंगल ई कितना हो गया, एंगल ई भी 55। कितना ईजी है, सारी चीज़ें ऐसे ही चली जा रही हैं, ऐसे ही चली जा रही हैं। सोचो, बहुत सारी प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप, मैंने करा, आप मुझसे अलग तरीके से भी करके दिखा सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 110। दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, टी दे रखा शायद, और ये एल और एम है। आपको कहता है कि एल और एम तो पैरेलल है, आपको कहता है एक्स की वैल्यू बताओ। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक लाइन दिखाई दे रही है। अच्छा, बहुत सारे तरीके हैं, या तो मैं इसे निकाल लूँ और ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, या फिर ये 110 है, ये इसका क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और उसके बाद यहाँ लीनियर पेयर लगाओगे तो ये निकल जाएगा। कितने सारे तरीके हैं ना, तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग से कर लेता हूँ, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ। अच्छा, वैसे इससे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कुछ भी, सपोज दैट वाई, ठीक है ना। तो वाई जो है उसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो वाई 110 होगा, क्यों, ठीक है ना, अज्यूम करा है मैंने, ठीक है ना। तो अज्यूम करने के बाद वाई जो 110 होगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो ये है उसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा ना। अब ध्यान सुनो, अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एंगल वाई और एंगल एक्स को मैं जोड़ता हूँ तो 180 डिग्री है। भैया क्यों, लीनियर पेयर। देखो जो है ना वो बोलते जाना क्यों क्यों है, ठीक है ना। अगर नहीं बोलोगे तो नंबर कटेंगे, वरना टीचर सोचेगा कि आपने कुछ भी कर दिया है ना, तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो वाई कितना माना हमने, 110, तो एक्स की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी का सेकंड पार्ट भी है ना, तो सेकंड पार्ट को देखते हैं ज़रा ध्यान से। 80 डिग्री, 100 डिग्री, एक्स, ये एम और एल है, ठीक है ना। आपसे ये ए और बी है। अब ध्यान सुनो, ये एक्स है, ये 100 है, एक्स की वैल्यू तो ऐसे 100 दिखाई दे गई, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग है, क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बस और कुछ है ही नहीं, एक्स की वैल्यू तो निकालनी थी, 2 मिनट में आ गई, ठीक है ना। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, लिख देना भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जल्दी जल्दी एक्सरसाइज खत्म हो रही है, समझते चलना अच्छे से चीज़ों को। ए बी सी डी ई एफ, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए जी, ठीक है ना। ध्यान से देखो, इन लाइनों के बारे में बोलता है आपको पैरेलल है, ये 2 एंगल जो है ना, इन दोनों का एंगल आपको बोलता है पैरेलल है। अच्छा, ये पैरेलल है तो ज़रा 4 एंगल यहाँ पे फॉर्म हुए, है ना। यहाँ भी 4 होने चाहिए, लेकिन एक तो हमें दिखाई दे रहा है, कोई नहीं, 4 नहीं बन रहे, कोई नहीं, एक तो दिखाई दे रहा है। और ध्यान से सुनो, ये जितने भी ने सारे पैरेलल हैं, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। बिल्कुल होगा, है ना। ये 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। और ध्यान से सुनो, ये वाली इसके पैरेलल है, तो ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना। ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो ज़रा नाम दे देते हैं ना, इनके नाम है तो नाम दे देते हैं। तो आप पहले बोलोगे एंगल ए बी सी बराबर है एंगल डी जी सी के, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग। देखो नज़र बनाओ अपनी सोचने की, ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि पैरेलल है ना, पैरेलल लाइन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं नहीं होते, ये देखो ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होते कि नहीं होते, है ना। और आप इस नज़रिए को यहाँ से देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ ये कॉरस्पॉन्डिंग होते कि नहीं होते। तो एंगल डी जी सी भी बराबर है एंगल जी ई एफ के, ठीक है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एंगल जी ई एफ जो है वो 70 डिग्री होगा, ठीक है ना। मांगा क्या है वैसे, मांगा इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ दिस एंड दैट। आपसे डी जी सी मांगा था, डी जी सी भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। और डी ई एफ मांगा है, डी ई एफ यानी कि ये वाला, तो ये तो हमने 70 डिग्री डी ई एफ बोलो या जी ई एफ बोलो, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो ये एंगल हमारे को समझ में आ गया, बहुत ईजी सा था, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोलता है कि इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। एल जो है वो एम के पैरेलल है या नहीं है, ये आपको बताना है। ये 126 है, ये 44 डिग्री है, तो आपको चेक करना है ये पैरेलल है। ये सेम साइड के एंगल है इंटीरियर वाले, तो आपको ये पता था कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, इंटीरियर एंगल्स, है ना। आपको क्या पता था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज़ 180 डिग्री। यानी कि अगर आप एंगल 126 और 144 को जोड़ते हो
तो वो 180 आने चाहिए। जोड़ के पता चला 170 आ रहे हैं, 180 आ ही नहीं रहे, तो इसका मतलब L जो है वो M के पैरेलल नहीं है। सो इट मीन्स दैट द सम शुड बी 180 डिग्री। इफ द सम वाज 180 डिग्री, सो द M और L वी कैन से दैट दे आर पैरेलल, बट इट इज़ नॉट 180 डिग्री, सो L and M आर नॉट पैरेलल। क्लियर है? चलो इसी का सेकेंड पार्ट बोलता है बताओ क्या ये पैरेलल हो सकते हैं? तो ज़रा देखते हैं क्या कहता है। ये 75 डिग्री है, ठीक है ना, ये 75 डिग्री, अच्छा ये 75 है, तो ये कितना होगा? बोलेगा भैया ये भी 75 होगा, और इसको सेम साइड के इंटीरियर है कि नहीं है? इन दोनों को इंटीरियर है कि नहीं है? ध्यान से देखो, इंटीरियर सेम साइड के, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो वो 150 बन रहा है। तो ये भी 180 नहीं बन पा रहे हैं, इसका मतलब ये भी इंटीरियर एंगल का सम नहीं बना पा रहे। इसके बाद थर्ड देखो, इसको भी बहुत इजीली देख सकते हैं, 123 57। ध्यान से सुनो, ये 123 है तो ये कितना होगा? ये 123 है तो लीनियर पेयर से ये निकल जाएगा, ठीक है ना। लीनियर पेयर से ये आप जब निकालोगे तो लीनियर पेयर से, या फिर एक काम करते हैं, हमें चेक करना है ना कि ये पैरेलल है कि नहीं है, तो हम ये 123 होगा, ये भी 123 होगा, है ना। ये 123 है तो ये भी 123 होगा, और इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 180 बन रहा है, ठीक है ना। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 180 बन रहा है ये भी, ठीक है ना। और हम क्या चेक कर सकते हैं, बस इसी से चेक करके बता दो, ये 120 है तो ये 123 भी होगा, और 123 और 57 को जोड़ेंगे तो 180 बनता है। तो आप बहुत सारे तरीके हैं जिससे चेक कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को हम देखते हैं, ठीक है ना। देखो आप ट्राई कर सकते हो, मैं बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको आगे के क्वेश्चनों में, 72 एंड 98। तो इन दोनों में हमें चेक करना है कि ये दोनों एक दूसरे के मतलब पैरेलल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो आप ये एंगल निकाल लेना, ये एंगल जो है ये अगर 72 डिग्री आ गया इस लीनियर पेयर से, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये लीनियर पेयर है। तो ये जो लीनियर पेयर सॉरी ये पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कोशिश करी है इस पूरे चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करने की। अगर लास्ट के कुछ पार्ट में मैंने थोड़ा स्पीड में कराया और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, हम लोग समझा देंगे फिर से, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, हमारा पूरा 5th चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट होता है।